एक मुलाकात। आज हम मुलाकात करेंगे जुल्फ़कार अली से। जुल्फ़कार अली गज़ल, गीत और भजन गुलूकार हैं। इतना ही नहीं, जुल्फ़कार अली म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और कई फिल्मों में इन्होंने लाइन प्रोड्यूसर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी हैं। हमने सोचा कि जुल्फ़कार अली साहब से वो बातें की जाएं जो आम तौर से लोग नहीं जानते, तो इसलिए हमने उनको अपने स्टूडियो में ज़हमत दी। आज हमारे स्टूडियो में ये तशरीफ़ फरमा है। जुल्फ़कार अली साहब, मेरी मालूमात के हिसाब से कुछ सीडीज़ हैं, जैसे भज मन हरी का नाम, इसमें आपने एक म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से सारा काम है। फिर है वो सपन तुम ही तो थे, इसमें भी आपने कंपोज की हैं, धुनें बनाई हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से हैं। और इसमें किससे किससे गवाया था आपने वो सपन तुम ही तो थे? इसमें शान जो है फिल्म सिंगर, उन्होंने गाया, साधना सरगम ने गाया, रूप कुमार राठौर ने गाया और जावेद अली ने गाया। अच्छा, ऐसी दो राही भी गज़ल और गीत एल्बम है, इसमें भी आप म्यूज़िक डायरेक्टर रहे। और अब याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए जी गांधी समिति ने आपसे इकबाल के कौमी तराने और उनका कलाम गवाया था। इकबाल के कौमी तराने के नाम से वो सीडी मौजूद है और 95-96 में करा था ये। उस वक्त यहाँ जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश सरकार के, डॉक्टर शफीक कुरैशी साहब, अच्छा, उन्होंने ख़ास तौर से ये इकबाल का कलाम निकाल के दिया था कि ये गाना है। उसमें जैसे एक नज़्म है इमाम हिंद राम के ऊपर, वो नज़्म थी। एक नज़्म है उनकी आफताब के नाम से, जो कहते हैं गायत्री मंत्र का ट्रांसलेशन है। और एक नया शिवाला करके एक उनकी नज़्म है, वो थी। इस तरह की नज़में और गज़लें उसमें थी, शामिल हैं। जी हाँ। यानी इकबाल के वो कलाम, वो नज़में या वो नग़मे गवाए गए आपसे, जिससे उनकी मुश्तरका तहज़ीब और मिली जुली तहज़ीब की फ़िक्र नज़र आती है। आपने नया शिवाला का जिक्र किया और श्री राम को उन्होंने इमाम हिंद कहा। आपने बहुत से सीरियल्स में भी म्यूज़िक दी है। जी जी। और राजनीति है, आरक्षण है, सत्याग्रह वगैरह कई फिल्में हैं जिसमें आप लाइन प्रोड्यूसर्स भी रहे हैं जी। अब चूँकि फिल्म इंडस्ट्री से आप काफ़ी करीब रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी आपने करीब से देखा है, तो मौसीकी यानी म्यूज़िक डायरेक्टर, गुलूकार और लाइन प्रोड्यूसर, तीन तजुर्बे आपकी ज़िंदगी के हैं। हम चाहेंगे कि म्यूज़िक के बारे में पहले बात करें। सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले चाहे वो नौशाद हों या ज़्यादा से ज़्यादा एक या जोड़ी म्यूज़िक डायरेक्टर की होती थी, कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नहीं तो अकेला कोई मदन मोहन है, रवि हैं, रोशन हैं, नौशाद साहब हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे। इधर हमने कुछ फिल्मों में देखा कि एक से दो म्यूज़िक डायरेक्टर हुए, फिर तीन हुए, फिर एक फिल्म में तो हमने 5 म्यूज़िक डायरेक्टर देखे। ये क्या, ये तब्दीली क्यों आई है, ज़रा सा बताइए। ये तब्दीली इस वजह से है कि एक तो वक्त नहीं लोगों के पास। पहले क्या होता था कि एक फ़िल्म की प्लानिंग चलती थी साल भर 2 साल, उसमें म्यूज़िक सिटिंग होती थी 1-1 साल बाकायदा, उसमें एक गाने जो होता था सिचुएशन पर लिखाया जाता था, फिर उसकी कंपोजिशन होती थी, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता था। अभी क्या है कि अभी किसी के पास वक्त नहीं है, न सिंगर के पास वक्त है, न म्यूज़िक डायरेक्टर के पास वक्त है। अब एक पैकेज डील होने लगी है प्रोड्यूसर के साथ कि हाँ भाई इतना पैसा देंगे, गाना रिकॉर्ड करके दे दो इस सिचुएशन पे। अब गाना भले ही वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर बैठ के राइटर से लिखवाता है, करता है, लेकिन वो जो प्रोसेस पहले था जिस तरह से कि एक बार पसंद नहीं आए तो 10-10 बार लिखवा रहे हैं और 15-15 दिन सिंगर से रिहर्सल करा रहे हैं, वो वक्त ही नहीं किसी के पास। वो सिंगर आता है अपने, उसने हेडफोन पे ट्यून सुनी और सुन के उसने कहा ठीक है आप शुरू करिए, और गा के चला जाता है। इसलिए ना कोई जज्बात होते, ना कोई एहसास होता, कुछ नहीं होता उसके अंदर, एक बिल्कुल फ्लैट तरीके से गा के चले जाते हैं। वही वजह है कि जो गाने बजाने की जो रूह थी वो ख़त्म हो गई है। आप देखिए सन 45 से 44 से गाने लोग आज भी सुनते हैं, नूर जहाँ के या उस ज़माने के सहगल साहब के, और अभी 2017 का जनवरी का गाना दिसंबर में लोगों को याद नहीं है।
आपने सही फरमाया। हम ज़रा इसको और तफसील से समझना चाहेंगे। जब 5 फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और गाने 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, तो ये किस तरह से मैनेज किया जाता है? कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। ये उन डायरेक्टर के दिमाग में कहीं ना कहीं किसी का गाना होता है। जैसे अच्छा। कोई म्यूज़िक डायरेक्टर अपने स्ट्रगल टाइम में आके सुना गया, अरे कि वो गाना बुला लो, उस म्यूज़िक डायरेक्टर बुला लो, उससे गाना वो ले लेते हैं, उसका पेमेंट उसको कर देते हैं। फिर दूसरा म्यूज़िक डायरेक्टर आता है, उसका गाना पसंद आ गया, वो कर लिया। वो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि लोगों पर वक्त नहीं है। नहीं, ठीक है। एक फिल्म है, फिल्म का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, और पहले हम ये समझते हैं कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर कोई धुनें बनाता था तो पूरी फिल्म की कहानी, उसके एक्टर, दिलीप कुमार के लिए फला की आवाज़, राज कपूर के लिए फला की आवाज़, और फला हीरोइन के लिए फला की आवाज़, बल्कि मर्दों के लिए ज़्यादा मखसूस कर दिया गया था। एक और बात थी कि पहले म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर को भी दिमाग में रख के धुन बनाते थे कि ये गाना रफ़ी साहब गाएंगे, ये किशोर जी गाएंगे, ये लता जी गाएंगी, ये आशा जी गाएंगी। तो उनकी रेंज को देखते हुए, उनकी वॉइस कल्चर को देखते हुए उस तरह की धुन बनाई जाती थी जी। इसलिए वो गाने आप देखिए ना हमारे वो जो 60s 70s के जो गाने लोग कहते हैं ना, वो इसीलिए हमारे हैं। तो आप जो कुछ बता रहे हैं, जो मैंने समझा वो ये कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर को बुलाया और उससे कहा कि हमें इस तरह का गाना चाहिए। तो वो खुद ही आपके नगमा निगार को मुंतखब करता है, खुद उससे लिखवा लिया, धुन बना ली। कभी कभी म्यूज़िक डायरेक्टर खुद भी उसके जो टीम का नगमा निगार होता है। हाँ, क्योंकि हर जगह टीम हो गई है। अच्छा, अब टीम का ग्रुप बंदी हो गई है, वो शुरू से ही बहुत इंडस्ट्री में पहले से है कि नौशाद साहब के साथ शकील साहब ही लिखेंगे, हाँ हाँ हाँ, शंकर जयकिशन साहब के साथ शैलेंद्र और हसरत जयपुरी लिखेंगे। ये तो शुरू से चला आ रहा है, तो तरह है। लेकिन वो अपने राइटर से जिससे उसको सहूलत होती है उससे लिखवाना चाहता है, अपने पसंद के सिंगर से गवाना चाहता है जिससे उसको सहूलत होती है। अच्छा, ये म्यूज़िक अरेंजर क्या होता है? अरेंजर को कहना चाहिए एक तरह से वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है म्यूज़िक रिकॉर्डिंग में, क्योंकि जो गाने का म्यूज़िक जो बनता है जी, जैसे इंटरल्यूड, प्रील्यूड, बैकग्राउंड, वो सब वो करता है। म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी जो कंपोजिशन करता है वो कंपोजिशन उसको सुनाता है अरेंजर को, ये गाना है और मुझे ऐसा म्यूज़िक चाहिए, इसमें बीच में ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये लोकेशन पे फिल्माना है, उस हिसाब से वो बनाता है, फिर वो सुनाता है म्यूज़िक डायरेक्टर को, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर ओके करता है, तो फिर वो रिकॉर्ड होता है। म्यूज़िक डायरेक्टर धुन बनाता है, जी हाँ। अरेंजर को फिर बताता है कि ये जो बोल के बीच में म्यूजिक, इसको क्या कहते हैं? इंटरल्यूड कहते हैं। इंटरल्यूड कहते हैं। तो शुरू का होता है वो प्रील्यूड कहलाता है। प्रील्यूड शुरू का, इंटरल्यूड और बीच में इंटरल्यूड। अच्छा, तभी मैंने महसूस किया कि बोल से पहले म्यूजिक आती है, एक माहौल बनता है, उसको प्रील्यूड कहते हैं। बीच बीच में जो है वो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, उससे सब इंटरल्यूड कहते हैं। तो ये म्यूजिक अरेंजर का काम है। म्यूजिक डायरेक्टर का काम है धुन बनाना और धुन बनाकर सुना देना अरेंजर को। वो धुन पहले पास करता है डायरेक्टर, हाँ, कि मुझे यही चाहिए। अच्छा, बताता भी है डायरेक्टर बताता। ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी लिखा हुआ आता है पर्दे पर, ये क्या है? ये फिल्म कंप्लीट होने के बाद, एडिट होने के बाद फिर ये बैकग्राउंड इस पर रिकॉर्ड किया जाता है। पहले के ज़माने में क्या था कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, गुणी लोग थे हमारे पुराने, नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, SD बर्मन, काफ़ी वो लोग बहुत थे। वो सब लोग गाने भी बनाते थे और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी करते थे। अभी बैकग्राउंड म्यूज़िक किसी दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर से लोग करा लेते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक के देने वाले अलग ही हो गए 3-4 लोग, ऐसे जो वही देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये इससे आसानी पैदा हुई है या क्वालिटी पे फ़र्क पड़ रहा है? क्वालिटी पे फ़र्क पड़ रहा है। क्वालिटी, क्योंकि फिल्म की रूह को समझा हुआ होता था म्यूज़िक डायरेक्टर। जी, यही मैं महसूस करता हूँ कि वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ता था, बिल्कुल पूछता था कि इसमें कौन से कलाकार हैं, और कलाकार के हिसाब से सिंगर को वो चुनता था कि इस एक्टर के लिए ये आवाज़ सूटेबल रहेगी, मुनासिब रहेगी, मुनासिब और मौजू रहेगी। तो उसके दिमाग में पूरी कहानी, एक्टर, तमाम मंजरनामा, तमाम सिचुएशंस रहती थी, उसी के हिसाब से
वो धुन बना रहा है, उसी के हिसाब से वो लिखवा रहा है गीत, जी हाँ। उसी के हिसाब से वो म्यूज़िक अरेंजर से कह रहा है कि इसमें प्रील्यूड इंटरल्यूड डालिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पहले जब कलाकार को देखकर जी आवाज़ मुनासिब है तय किया जाता था, तो आजकल ये क्यों नहीं सोचते कि आजकल इस तो एक्टर बिल्कुल के लिए ये आवाज़ मुनासिब नहीं है? आजकल बिल्कुल एकदम बदल गया है। एक तो कव्वाली नुमा आवाज़ जो है, हाँ, हाई पिच में गाने वाली अलग तरह की आवाज़ें, उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। वो अब पार्टी सॉन्ग है तो पार्टी सॉन्ग में तो सॉफ्ट चाहिए, पर वहाँ पे वही चिल्ला के गाना, वो एक पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया है। अभी लोग उसी तरह का पसंद कर रहे हैं, या लोग थोप रहे हैं जो भी खाएं। पहले गीतकार कैसे गीत लिखता था? गीतकार पहले बहुत शुरू में तो ये होता था कि वो डायरेक्टर उनको सिचुएशन बताता था कि हमें इस सिचुएशन पे गाना चाहिए, फिर वो लिख के लाते थे, एक टेक्स्ट लाते थे, फिर दूसरा लाते थे जो पसंद नहीं आता था। जैसे कि वो प्यार किया डरना क्या, नौशाद साहब ने जो बनाया था गाना मुग़ल आज़म का, सुना है कि 30 बार शकील साहब ने लिखा, 31वीं बार उन्होंने ओके किया। फिर ट्यून्स बनाने लगे, पहले ट्यून बना के फिर उस पर गीतकार को बुला के उससे गीत लिखवाते थे। ये जो दूसरी बात आपने कही, उसमें हम ये समझे कि म्यूज़िक डायरेक्टर पहले धुन बनाता है और फिर कहता है कि इस धुन पर आप गीत लिखिए। जी। तो गोया वो धुन पर मीटर पे ध्यान देता है, हाँ, धुन पे ध्यान देता है, लफ्ज़ों का तो ध्यान गायब हो गया कि किस तरह के लफ्ज़। जो मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि रूह न शायरी में रही है, न म्यूज़िक में रही है, न सिंगिंग में रही है। ये बिल्कुल साफ बात है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम पुरानी दौर को अच्छा कह रहे हैं, नए दौर को बुरा कह रहे हैं, पर हकीकत बात यह है कि सबसे ज़्यादा सवाल म्यूज़िक पे आया है, फिल्म म्यूज़िक पे अभी फ़िलहाल। मतलब इतना बुरा दौर मेरे हिसाब से कभी नहीं रहा जितना बुरा दौर म्यूज़िक का भी चल रहा है। पहले क्या होता था कि एक आम आदमी सुन के कहता था कि ये O.P. नैयर साहब की धुन है, ये नौशाद साहब की धुन है, ये मदन मोहन साहब की धुन है। अभी कुछ समझ भी नहीं आता कौन क्या है, सिंगर कौन सा क्या गा रहा है, क्या नाम है उसका, कुछ अच्छा आम लोग भी नहीं जानते कि सिंगर कौन है। पहले तो लोग रफ़ी साहब या किशोर रफ़ी कुमार हैं, मुकेश हैं, मन्ना डे हैं, तलत महमूद है, किशोर कुमार है, यहाँ तक के लता जी हैं, आशा जी हैं, सुमन कल्याणपुर हैं, शमशाद बेगम हैं, मुबारक बेगम हैं। इस तरह के नामों से लोग आवाज़ से नाम पहचान लेते थे कि ये आवाज़ फलां की है। वो खूबी थी इन लोगों में कि रफ़ी साहब जब गाते थे तो शम्मी कपूर साहब के लिए गा रहे हैं तो लगता शम्मी कपूर साहब भी पर्दे पे गा रहे हैं। जी हाँ। दिलीप साहब के लिए गा रहे हैं, दिलीप साहब लगते थे। किशोर कुमार साहब बहुत वर्सटाइल सिंगर थे, कमाल के सिंगर थे। मतलब है कि जो कहते हैं ना प्लेबैक सिंगिंग के लिए बिल्कुल सही इंसान थे वो, क्योंकि खुद वो बेसिकली एक्टर भी थे ना। हाँ, तो वो कैरेक्टर को जहन में रख के गाते थे। तो अब ये जो एक्टर आते हैं, हम इसको यूँ समझना चाहते हैं कि मैं एक तस्वीर जहन में बना रहा हूँ कि म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसका एक कमरा है, तमाम लोग उसके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बैठे हुए हैं और गुलूकार बैठा हुआ है और नगमा निगार बैठा हुआ है, वहाँ रिहर्सल चल रही है, सुन रहे हैं। कुछ कमी महसूस हुई थी उस वक्त, कहा कि यहाँ पे ये लफ्ज़ ना हो कि ये लफ्ज़ हो जाए। अब किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, ये बताइए। एक बार साहब देवानंद साहब ने एक बात कही थी, मुझे आज तक याद है, मतलब मेरे सामने कही थी उन्होंने बॉम्बे में, कि पहले ज़मीन पे बिछा के दरी चादर तकिए वकी रख के ज़मीन पे बैठ के म्यूज़िक बनाया जाता था, ज़मीन पे बैठ के सिटिंग होती थी, तो ज़मीन की खुशबू भी उसमें खुशबू रहती थी। अब आज जो सब खड़े खड़े होता है। और बहुत अच्छी बात, बेसिक बात हो रही है कि अगर सिंगर बूथ में जाता था, सिंगिंग बूथ में, तो बाकायदा जूते उतार के, लेडी चप्पल अपनी उतार के, और लता जी आशा जी बाकायदा पूजा करके फिर जाती थी, तो वो असर आता था। अभी तो लोग जूते भी नहीं उतारते, अंदर जाते हैं खड़े, हाँ जल्दी करो मुझे जाना है दूसरी जगह। तो कहाँ से उसमें असर आएगा और कहाँ से वो मतलब सस्टेन करेगा वो। हम इसको और ज़रा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग का क्या तरीका है, यानी म्यूज़िक पहले रिकॉर्ड कर ली जाती है या सब एक ही साथ होता है? अब वो एक साथ नहीं होता। पहले वो जरा तफसीर से बताइए। पहले ज़माने में लाइव हुआ करता था, पूरा गाना, पूरे म्यूजिशियन 50 वायलिन वाले बैठे हैं, 20 रिदम वाले बैठे हुए हैं, ऐसा होता था।
फिर वो सिंगर गाता था। उसमें अगर किसी एक से भी गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा किया जाता था। अच्छा। उसमें दिन भर लग जाता था। फिर उसके बाद ये आया कि डबिंग होने लगी। फिर ये इंस्ट्रूमेंट बुलाया, इसकी डब करा लिया, इसको पहले तबला रिदम ट्रैक तैयार कर लिया, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गाने का। फिर उसके बाद वो इंटरल्यूड प्रील्यूड के म्यूज़िक रिकॉर्ड कर लिया। फिर सिंगर को बुला के उससे डब करा के फिर मिक्स करते थे गाना। अभी भी लगभग वैसे ही हो रहा है। नहीं, अब ये सिंगर कैसे गाता होगा, क्योंकि वो कैसे उसको समझता होगा कि हमें धुन क्या है, कैसे नहीं गाएं? धुन, अब आजकल वो ट्रैक सुना देते हैं ना, ट्रैक जो रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रैक सिंगर को सुना देते हैं और गाने के बोल दे देते हैं। वो 1-2-4 रिहर्सल करा देते हैं और वो मशीन की तरह गा के चला जाता है। कोई उसमें जज्बात कुछ होते नहीं। मैं चूँकि सिंगर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको समझने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ। धुन बन गई, प्रील्यूड इंटरल्यूड शामिल हो गया जी। उसके बाद गाने के बोल सिंगर को, गुलकार को गाना है। पूरे उन्होंने म्यूजिक ट्रैक सुना दिया कि ये म्यूजिक ट्रैक है। जाहिर है सिंगर ये भी जानता है कि इसमें कौन सा राग है और कितना अप जाना है, कितना डाउन जाना है, क्या उसके जज्बात हैं, वो शब्दों वगैरह से समझ लिए उसने। तो जो बीच की खाली जगह होती है वो सिर्फ सिंगर उस वहाँ पर गाकर उतने ही सेकंड में हाँ, जो सिंगिंग की जो जगह होती है जहाँ गाना गाया जाता है वो जगह छोड़ते हैं, उसमें सॉन्ग वायलिन बजवाते हैं। जब ट्रैक बनाते हैं तो एक सॉन्ग वायलिन कहलाता है। वायलिन से वो गाना पूरा फॉलो करता है, वो गाने की ट्यून को जिस तरह गाना गाया जाएगा उस तरह वायलिन बजाता है वो। अच्छा, वायलिन से उस धुन को समझता है। हाँ, और उसी तरह से उस धुन की बुनियाद पर वो अपनी आवाज़ जीरो बम नीचे ऊपर उठाना, कहाँ पे जोर देना है, कहाँ पे जज्बात को शामिल करना है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर रहते हैं रिकॉर्डिंग में तो वो समझाते हैं कि भाई हम बस ऐसा चाहिए, यहाँ ऐसा चाहिए, तो वो अपने उस तरफ से करता रहता है। तो कोई अब गुलकार आया, भूत में गया, उसने ट्रैक सुना, ट्रैक सुनने के बाद उसने समझा और गाया। अगर म्यूजिक डायरेक्टर को लगता है कि कुछ इसमें कमी है तो समझाया, फिर गाया और उन्होंने कहा खुदा हाफिज, पैसे लिए। मतलब कोई रिहर्सल जैसी बातें नहीं, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया बिल्कुल। जो रिहर्सल्स हुआ करती थी, लोग बैठते थे 15-15 दिन से, बड़े मेन सिंगर आ रहे हैं। एक कव्वाली है, आपने सुनी होगी, बरसात की रात की। हाँ हाँ, ना तो कारवां की तलाश है। उसके बारे में एक बार मुझे बॉम्बे में एक बड़े सीनियर आदमी ने बताया कि 3 महीने रिहर्सल चली थी उस कव्वाली की। 3 महीने? जी हाँ। और नौशाद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, आशा जी, सुधा मल्होत्रा और जो सिंगर थे उसमें, वो सब लोग 3 महीने तक रोशन साहब के घर आकर रिहर्सल करते थे। तो वो उसका असर है ना। आप देखिए, आप कव्वाली सुनिए तो आपका दिल नहीं करता कि उसको बंद कर दें। जी जी। और ऐसा गाया, हर सिंगर ने अपनी जगह अपना पार्ट ऐसा गाया कि कमाल कर दिया। अब ये म्यूजिक का काम एक फिल्म का कितने दिन में पूरा हो जाता होगा? अब तो फिल्म बन के 6 महीने में आ जाती है। जी हाँ। पहले म्यूजिक सेटिंग 6 महीने होती थी। फर्क म्यूजिक सेटिंग का मतलब कि समझना कि किस तरह के म्यूजिक तैयार करना है। अभी तो ये है कि बस वो, एक बार मैंने उनसे पूछा, कैफ़ी साहब से, मरहूम से कैफ़ी आज़मी साहब से, कि ये रूह क्यों नहीं रही गाने में। तो बोले कि इसमें ऐसा हो गया है कि ट्यून लोग बना लेते हैं, फिर हम गाने लिखते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि कब्र खोद ली हमने और उसके साइज़ का मुर्दा ला के कब्र में डाल दिया। क्या बात कही कि मतलब धुन बना ली और हमसे कहा कि इस पे लिख दो बिल्कुल वैसे ही कि जैसे खबर बनाई मुर्दे के साइज़ की, और मुर्दे को उसमें डाल दिया। उस साइज़ का मुर्दा ना उसमें जज्बात है, ना एहसासात है, कुछ नहीं है, ना कोई उसके अंदर जो एक मतलब एक तख्लीकी एक अमल होता है और पता चलता है कि कितनी मेहनत इसमें की गई है। और हम तो पढ़ते रहे कि पहले तो इन गुलकारों का बाकायदा इंतज़ार किया जाता था कि ये जब आ जाए फला जगह से तब हमें इन्हीं से गवाना है। अब ये इन्हीं से गवाना है वाला माहौल ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। अब तो ये हो गया कि 10 सिंगर से गवाते हैं गाने को। अच्छा, इसको भी बुला लो, उससे भी गवा लो, उससे, फिर वो बैठ के सुनते हैं सारे डायरेक्टर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर सब लोग के इसमें से बेहतर कौन सा, उससे वो गाना रखते हैं, बाकी सब ख़त्म कर देते हैं। ये क्या आपने बताया? यानी किसी एक नगमे को 10 सिंगर से गवाया, पैसे सबको दिए? सबको दिए। अच्छा, पैसे सबको दिए और 10 नगमों को सामने रखा, सुना
और जो अच्छा लगा उसे लिया और जो नहीं अच्छा लगा वो कैंसिल। तो सिंगर को तो बड़ी तकलीफ होती होगी, गुलूकार को, कि मैंने इतनी मेहनत से गाया, पैसे भी मिले और उसको उम्मीद के साथ इस बड़ी फिल्म में मेरा नगमा आ रहा है, पता चला उनका नगमा ही नहीं है। इसीलिए कोई भी सिंगर ये नहीं कहता कि मेरा गाना आ रहा है सुनना फला फिल्म में। अभी लोग ये नहीं कहते। जब रिलीज हो जाता है गाना तब वो कहता है कि हाँ फला मेरा गाना है। दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। बिल्कुल बदल चुकी। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पैसे की वजह से हो रहा है या जल्द प्रोडक्शन आ जाए फिल्म का इस वजह से हो रहा है? सब क्या है कि ये सब जल्दी में है। सब लोग फाइनेंसर से लेके और एक स्पॉट बॉय तक सब जल्दी में। किसी के पास वक्त नहीं है। उसको ये फिक्र लगी रहती है कि मुझे कल वहाँ शूटिंग में जाना है तो आज यहाँ निपटा दो काम, आज यहाँ निपटा दो। अच्छा, आप चूँकि लाइन प्रोड्यूसर भी हैं, पहले हमने पढ़ा कि साहब वो एक हीरो की गाड़ी ख़राब हो गई तो किसी एक्टर ने उसमें धक्का लगा दिया, उसने उतर के शुक्रिया अदा किया और कहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सुनो तुम फिल्म में काम करोगे तो मेरे घर आ जाना। या आपने देखिए बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं कि कोई बस कंडक्टर था तो कोई कुछ था तो कोई कुछ था। और ऐसे ही मुशायरों में हुआ करता था कि कोई शायर कलाम पढ़ रहा है, प्रोड्यूसर बैठा हुआ, उसको कलाम अच्छा हुआ, उसने काट दिया कि मेरे घर आ जाना और मुलाकात करना हम चाहते हैं। उसमें राज कपूर जैसे लोग भी शामिल रहे हैं। अब एक्टरों का इंतखाब कैसे होता है? एक्टरों का इंतखाब तो जो मेन एक्टर होते हैं जैसे हीरो हीरोइन विलन, वो तो डायरेक्टर खुद करता है। वो डायरेक्टर खुद सोचता है कि हम इसको लेके फिल्म बनाएंगे, उनका खुद रहता है। बाकी दूसरी कास्टिंग जो सेकंड कास्टिंग कहलाती है वो उससे लेके और बिल्कुल क्राउड तक वो फिर एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई है फिल्म इंडस्ट्री में, कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर वो भी बड़े, उनके भी ऑफिसेज हैं बड़े, उनका स्टाफ है, सब होता है। तो वो लोग ऑडिशंस करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। वो डायरेक्टर उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है कि मुझे ऐसा एक्टर चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर वो उस हिसाब से वो एक्टर सिलेक्ट करते हैं और एक एक कैरेक्टर के 3-3 ऑप्शन लेके वो डायरेक्टर को दिखाते हैं कि इस कैरेक्टर के लिए हमने 3 लोग चुने हैं, अब आप इसमें से देख लीजिए। फिर वो डायरेक्टर सिलेक्ट करता है कि ये चाहिए। तो अब गोया वो ये सपना वाली कहानी नहीं कि किसी डायरेक्टर ने आपको देख लिया और आपको जो है फिल्म ऑफर कर दी। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। हो भी कभी कभी हो भी सकता है ऐसा, वो हो भी जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर तो वो कास्टिंग डायरेक्टर ही कर रहे हैं। बड़े एक्टरों को छोड़कर जी, बाकी सब कास्टिंग डायरेक्टर, वो सब अपना ऑडिशन वगैरह करके किसी एक किरदार के लिए 3 उन्होंने एक्टर चुने और कहा कि ये आपके सामने है। तो इसमें सिर्फ फ़ोटो का मामला रहता है या वीडियो ऑडिशन वगैरह, डायलॉग डिलीवरी वगैरह भी होती है? नहीं, वो डायलॉग डिलीवरी भी कराते किसी से, ख़ास रोल होता तो बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने देखा है ऑडिशन देते हुए। तो इसमें कोई कास्ट्यूम पहना के करते हैं या ऐसे ही? अगर जैसे कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म है जी, उसमें कास्ट्यूम वगैरह। कास्ट्यूम कराया था। अच्छा, लेकिन मेकअप भी बाकायदा वैसे ही होता है? अब मेकअप में भी फ़र्क आ गया। मेकअप पहले जितना हैवी मेकअप हुआ करता था ना, एकदम लाल मुंह हो जाता था एक्टर का। जी जी। अब ऐसे बहुत हल्का होता है। अच्छा, ये अभी भी अखबारों में एक खबर आई थी कि साहब गोरे रंग वाला मसला था कि साहब हीरोइनें जो है वो गोरे रंग वाली जो है वो चुनी जाती थी और कईयों ने कहा साहब हमारा रंग गोरा नहीं था। एक्टर यानी मर्द एक्टर ने भी कहा कि साहब मेरा रंग गोरा नहीं था, इसलिए हमको जो है वो बहुत दिनों तक डिस्कार्ड करते रहे, नज़रअंदाज करते रहे। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि एक्टर तो एक्टर होता है, चाहे उसका चेहरा कैसा भी हो। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई जो आप कह रहे हैं ना। जी जी। तो वो अगर एक्टर अच्छा है, हाँ, उसमें शक्ल सूरत वो नहीं देखते, रंग ऐसा कुछ नहीं देखते। कास्टिंग डायरेक्टर अब ये नहीं देखता है। नहीं, अगर उनको उस कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर मिल रहा है तो उसी को लेंगे वो, ऐसा होता है। अच्छा, अब कुल मिलाकर आखिरी सवाल हमारा है कि आप जो एक्टर बनना चाहते हैं जी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, रहनुमाई है? देखिए, ऐसा है कि जो मैंने महसूस किया और देखा इतने सालों में कि कोई भी लाइन हो, आप उस लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लें। जैसे कि FTI है, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाएं, या NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, या भोपाल में अपने जैसे कि ये ड्रामा स्कूल है,
तो वहाँ बाकायदा ऊंच नीच समझे उस लाइन की, फिर जाएंगे आप उस सही दिशा में, आप स्ट्रगल करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे आप। अच्छा, यही सवाल मेरा है, जो गुलूकार बनना चाहते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, वो क्या करें? उनको भी यही करना चाहिए कि क्लासिकल की तालीम लें, बाकायदा अपने सुर पक्के करें, लय पक्की करें और उस चीज़ को समझें, फिल्म के म्यूज़िक को। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम लें। ये जो रियलिटी शो हम देखते हैं टीवी पे, इसमें तो फिल्मी गाने गाकर उसमें नंबर 1 और नंबर 2 पे आ जाते हैं। असल में वही बड़ी मुझे कहने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये रियलिटी शो जो है ना, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपका ये सच ख्याल? में मैंने जो महसूस किया, देखा, क्या हो रहा है कि वो बच्चे जो बहुत कम उम्र में उनको जो शोहरत मिल जाती है, एकदम कुछ ही महीनों की होती है वो, उसके बाद वो बच्चे बम्बई में भटकते फिर रहे हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा, उनके माँ बाप लेके भटक रहे हैं कि म्यूज़िक डायरेक्टर सुन लें, कर लें, कोई टाइम देने को तैयार नहीं, कुछ करने। उस वक्त वहाँ टीवी पे तो बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर टाइम वाइम नहीं देते, और वो बच्चे, उनका टैलेंट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पहले के उस्ताद लोग बाकायदा 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल अपने शागिर्द को ये परखते थे कि इसमें पेशेंस है भी, ये सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा जी। फिर उसको सिखाना शुरू करते थे। तो वो लोग बनते थे भीमसेन जोशी और आमिर खान और ऐसे लोग। जी हाँ। नहीं तो आज तो यही है कि बस ठीक है, जल्दी से मिल जाए हमें। ये जो ख्वाहिश है कि सब कुछ जल्दी से मिल जाए। अच्छा, माँ बाप, इसमें माँ बाप का रोल बड़ा ख़राब हो जाता है। माँ बाप उस बच्चे को इतना चढ़ा देते हैं, इतना चढ़ा देते हैं कि वो बच्चा फिर नीचे देख ही नहीं पाता और वो ख़त्म होता जाता है। और क्या होता है कि आवाज़ का एक वक्त होता है जब वो वोकल कॉर्ड चेंज होते हैं। हाँ, उम्र के साथ जो है चेंज होता रहता है गले में। वोकल कॉर्ड चेंज होते हैं, उसके बाद गाने का असर ख़त्म। वो जो असर बचपन में दिखा था, वो हाँ। जवानी में नहीं दिखता। वोकल कॉर्ड चेंज हो गए हो। चेंज हो गए। तो वो बहुत बारीकी हैं, क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आदमी मैं एक्टर बन गया या सिंगर बन गया, ऐसा नहीं। बाकायदा तौर पे अगर जो सीखता है, करता है। अब आज की तारीख में कितने लोग जो अभी गा रहे हैं, जैसे जावेद अली हैं एक सिंगर, वो बाकायदा गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से गाना सीख रहे हैं, सीखा है उन्होंने, और कल्याण जी, आनंद जी के कई साल उनके साथ गाया, तब गाया तो इतना परफेक्शन जब ही आया ना। तो नौजवानों के लिए आपकी तरफ से ये एक मशवरा है कि अगर वो कोई भी मिल के पेशा अख्तियार करना चाहे, ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री, चाहे एक्टर बनना हो, म्यूज़िक डायरेक्टर है, गुलूकार है, या कोई और भी शोबा हो सकता है, तो पहले तरबियत लें, अच्छी खासी तरबियत लें, ज़हनी तौर से अपने को तैयार करें कि हमें इसी पेशे में जाना है। तब वो जिद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें तो कामयाबी मिल सकती है। जुल्फ़कार अली साहब, हमारा मकसद यही था आपको बुलाने का और एक मुलाकात प्रोग्राम के तहत आपसे गुफ्तगू करने का कि जो आपके तजुर्बे हैं उनसे हमारे सामीन फ़ायदा उठाए। आप तशरीफ़ लाए, आपके तजुर्बों से हमने बहुत कुछ सुना, देखा, समझा और यकीनन इससे फ़ायदा भी पहुँचेगा। तो आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा सर।